Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to ITS and HSS International Teaching Service and Homeschooling System. The chairperson is Sir Samiullah Aziz Sahab and the contact number for any query is 0335 665 2007. My name is Farah Rahim and I am here with you to learn this subject biology of class 11th FSC pre-medical. हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 से जो कि है इंट्रोडक्शन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हमें इसकी जो बेसिक पॉइंट है बायो एलिमेंट्स उसे समझना ज़रूरी है। तो व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग द कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जी, तो वो तमाम अनासिर, वो तमाम एलिमेंट्स जो मिलकर ऐसे मरकबात बनाते हैं जिनसे ज़िंदा चीज़ें वजूद में आती हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जानदार चीज़ों में कई किस्म के और हज़ारों किस्म के केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। हत्ता कि सबसे सादा जानदार जो कि बैक्टीरिया है, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। इस लिहाज से ये बात बड़ी ही हैरान कुन है कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जानदार चीज़ों में पाए जाते हैं। इन 16 एलिमेंट्स को और इनके साथ चंद एक और एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये जानदार चीज़ों में मौजूद होते हैं। बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के वजूद में कितने बायो एलिमेंट्स हैं और किस परसेंटेज में मौजूद हैं देखें। इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल मास। जी, तो इंसान की बॉडी में उन 16 एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसके पूरे बॉडी मास का 99% हिस्सा बनाते हैं। एंड इनमें से हैं ऑक्सीजन इज़ द 65% ऑफ द टोटल मास ऑफ ह्यूमन बॉडी। द नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन दैट इज़ 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। और ह्यूमन बॉडी का जो रिमेनिंग 1% मास है वो मुश्तमिल होता है पोटाशियम पे, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये बहुत ही थोड़ी मकदार में तमाम मिलकर टोटल मास का 1% बनाते हैं। ये भी हकीकत है कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं, तमाम जानदारों में यही 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये इनकी कुछ ख़ास खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये जानदार चीज़ों को इस कदर मुनासिब बना देते हैं कि वो अपने माहौल में ज़िंदा रह सके। जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ज़िंदा चीज़ों में बहुत सारे किस्म के अंदरूनी निज़ाम चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उन्हीं की बिना पर हम उन्हें गैर जानदार चीज़ों से बआसानी अलग कर सकते हैं। A living thing has built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity. हर जानदार चीज़ का अपना एक अंदरूनी निज़ाम होता है जो उसकी साख्त को, उसके अंदरूनी निज़ाम को, फंक्शंस को मेंटेन रखता है और उसका जो बैरूनी माहौल होता है उसके बुरे असरात से उन्हें बचाए रखता है और इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। A living thing is therefore composed of highly structured living substance और प्रोटोप्लाज्म। जी, तो जानदार चीज़ें चूँकि सेल से बनती है और सेल के अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसे हम लिविंग सब्सटेंस या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और तमाम तर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो यहाँ हो रहे होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म में। In order to understand the various phenomena of life, biologists for their convenience study the biological organization at different levels. जी, चूँकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिटेल्ड है, तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने इसको मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम इनको बआसानी समझ सकें। और इस डिवीजन जो है बहुत ही बेसिक लेवल यानी सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और इसमें एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से होते हुए ऑर्गेनिज्म लेवल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और जो दुनिया का
आबाद इलाका जहाँ जहाँ जानदार चीज़ें रहती हैं वो सारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 14 लेवल्स। जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली हम 14 लेवल्स में तकसीम करते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो। आप इस पिक्चर में देखें कि आपको इसके सारे लेवल्स नज़र आ रहे हैं जिनको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं और फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल दैट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल इस डायग्राम के एंड से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं दीज आर द पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम। जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये मिलकर एटम बनाते हैं। और एटम क्या होता है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी आंसर का सबसे छोटा ज़रा जिससे उसकी आंसर की तमाम तर खूबियाँ वाज़ेह हों या जो अपने आंसर की तमाम तर खूबियाँ ज़ाहिर कर सके, बयान कर सके, उसे हम एटम कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, कार्बन एटम इसकी अलग खसूसियात है, ऑक्सीजन एटम इसकी अलग खसूसियात है। तो जी इसे हम एटम कहते हैं। और एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। अ कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो जैसे कि नाम से ही जाहिर है बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जैसे कि डीएनए मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल वगैरह। अब मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है जी, ऑर्गेनेल्स इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जी, ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो अपने हिस्से का ख़ास काम सर अंजाम देता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियन है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल हैं जो अपने रिलेटेड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। अब ऑर्गेनेली के मिलने से बनता है सेल, एंड सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि नर्वस सेल है, अब ये इसको यूनिट ऑफ सेल लाइफ, इस सेल को यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है कि हर जानदार चीज़ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, एक सेल पर, दो सेल पर, या इससे ज़्यादा हज़ारों करोड़ों सेल्स पर। ठीक है जी, इसलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जी, एक ही तरह के सेल्स एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर एक ख़ास किस्म का फंक्शन सर अंजाम देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसा कि नर्वस टिश्यू। अब इस टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स हैं जो कि नर्व सेल्स हैं, और ये तमाम मिलकर ग्रुप की शक्ल में अपना काम अंजाम देते हैं, तो इसलिए हम इसको नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं। अब टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन इज स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। हाँ जी, ऑर्गन में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जो इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में एक काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन है, हार्ट है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से बना है। ब्रेन अलग किस्म के टिश्यू से बना है, हार्ट अलग किस्म के टिश्यू से बना है, स्टमक अलग किस्म के टिश्यू से बना है, और यह अपनी जगह ऑर्गन है और हर एक का अपना एक अलग काम है। ऑर्गन्स के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। हाँ जी, जिस्म के किसी कोई एक ख़ास काम सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और जानदार चीज़ का जो एक बेसिक काम, कोई काम होता है उसको सर अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, टीथ हैं, टंग है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और इसका काम क्या है? ग़िज़ा को हज़म करना, उसे एनर्जी हासिल करना और वेस्ट को जिस्म से खारिज कर देना, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसी जानदार चीज़ जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ तक बात हो रही थी जानदार चीज़ के बनने के लेवल्स की, कि वो कहाँ से उसका लेवल, उसके वजूद में आने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, जो कि सब एटॉमिक लेवल से आहिस्ते से एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनल, सेल, फिर टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरा जानदार वजूद में आता है। आगे बात होनी है जानदार की उस माहौल की जिसमें वो रहता है, और उसको समझने के लिए भी हमने मुख्तलिफ लेवल्स में उसे डिवाइड कर दिए। जी, सबसे पहले आता है स्पीशीज़।
स्पीशीज कहते हैं वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही मुशाबिहत रखते हैं, इस कदर के उनके मिलने से या उनके मिलाप से उनकी नस्ल आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं स्पीशीज। जैसे कि परिंदे, अब परिंदों में स्पैरो एक अलग स्पीशीज है और क्रो एक अलग स्पीशीज है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ द वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया, जी एक ही जगह पर रहने वाले एक ही स्पीशीज़ के जानदार जो कि तकरीबन एक ही वक्त में एक जगह रह रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। यानी एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे जानदार जब एक वक्त में एक जगह इकट्ठे हों, इकट्ठे रह रहे हों, तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, मतलब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन आपस में एक ही जगह पर इकट्ठे रह रही होती है और एक दूसरे पर उनका असर हो रहा होता है, एक दूसरे पर वो असरअंदाज होते हैं, तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे अब हम अपने माहौल में देखें, हम मैन की एक स्पीशीज़ है, अब इसमें प्लांट्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं, इसमें बर्ड्स भी हैं, मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशंस हैं जो कि हम इकट्ठे ही एक ही एरिया में, एक ही जगह में मौजूद हैं, तो ये क्या बन गई, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आते हैं इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ों को से रिलेटेड उनके दरमियान मौजूद जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनको भी अगर हम उनके साथ मिला लें तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। Biosphere, it's the highest level of biological organization and this is the part of Earth inhabited by living organism, includes both the living and non-living components। हाँ जी, तो इस कुराह अर्ज़ का, इस ज़मीन का वो तमाम तर हिस्सा जहाँ पर जानदार चीज़ें मौजूद हैं, मुर्दा चीज़ें और उनसे रिलेटेड गैर जानदार चीज़ें जो पाई जाती हैं, उस तमाम हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन लेवल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इनको डेफिनेशन की हद तक समझा और पढ़ा है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम।